नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। हरियाणा की राजनीति किस ओर जा रही है, जबकि चुनाव सिर पे हैं लोकसभा के। मात्र 2 महीने का टाइम बचा है। आचार संहिता हालांकि लग चुकी है। तमाम समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है और समीकरणों का जब हम नाम लेते हैं तो राजनीतिक गुणा भाग घटा जमा जो कुछ भी किया जाता है वो जातीय आधार पे ज्यादा किया जाता है, क्षेत्रीय आधार पे ज्यादा किया जाता है। ऐसा कम से कम हरियाणा में तो अब लगने लगा है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति जिस तरह से साधी जाने लगी है। ताजा घटनाक्रम यह है कि 2014 में सांसद बने राजकुमार सैनी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे। फिर उन्होंने एक अपना नया दल बनाया था, लोकतांत्रिक लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी उसका नाम दिया था। और लोकतंत्र सुरक्षा के नाम पे जिस तरह का जहर समाज में फैला था, उससे समाज के कई वर्ग नाराज थे, अभी भी नाराज चल रहे हैं। अब उन्होंने जो है एक अन्य समुदाय के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ये तो एक बात है, लेकिन चाहे कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरह से 12 मार्च को पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और नायब सिंह सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उससे ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा चलने लगी कि बैकवर्ड वोटों को साधने के लिए और हरियाणा में एक बैकवर्ड मुख्यमंत्री बनाकर पूरे उत्तर भारत में एक संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह कदम उठाया है कि बैकवर्ड को तरजीह केवल बीजेपी दे रही है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि राजनीति साधने के लिए या राजनीतिक समीकरण साधने के लिए निश्चित तौर पे जातियों को साधने की जरूरत पड़ती है। तो क्या ऐसे में मुद्दे गौण हो जाते हैं? क्या ऐसे में मुद्दों की राजनीति खत्म हो जाती है, या राजनीतिक दलों की मजबूरी हो जाती है कि मुद्दों की राजनीति ना करते हुए उन लोगों को आगे लेके आए, उन क्षेत्रों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए जहां उनके वोट बैंक संभल सकते हैं, सुधर सकते हैं, उनको जिता सकते हैं या सामने वाले को हरा सकते हैं। हमारे साथ दो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस समय मौजूद हैं। धर्मपाल धनखड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लगातार, मैं कहता हूं, धर्मपाल धनखड़ जी की टिप्पणियां आप पढ़ते हैं, उनको टीवी पे विश्लेषण करते हुए सुनते हैं और उनकी टिप्पणियां निश्चित तौर पे एक एक संदेश देती है। हमारे साथ महेंद्र पंडित जी हैं, हरिभूमि के संपादक हैं और लगातार हरियाणा की राजनीति को जानते हैं, समझते हैं और हरियाणा की राजनीति की मैं कहूं कि नब्ज पहचानते हैं। तो दो इतने वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, तो उनसे चर्चा शुरू करते हैं। धर्मपाल जी, मुद्दे गौण हो गए हैं क्या जब जब जातीय समीकरणों को साधने का? निश्चित तौर पे जातियों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछड़ी जातियों को आगे लेके आया जाना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसान है, युवा है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम मुद्दे हैं। उसका अभी तक हरियाणा की राजनीति में नाम लेने वाले लोग या तो है नहीं, या फिर सिर्फ ऊपरी तौर पे नाम ले लिया जाता है और अंदर से समीकरण जातियों के साधे जाते हैं। प्रदीप, बड़ा अच्छा विषय आपने चुना है। जी। पहली बात तो इसके लिए धन्यवाद। तो इतना अच्छा विषय आपने चुना है। और दूसरी बात यह है कि जातीय राजनीति हरियाणा में आज से नहीं, बहुत पहले से होती आ रही। और मैं समझता हूँ जब अंग्रेजों ने इलेक्शन प्रोसेस शुरू किया थोड़ा, तो तब भी जातीय राजनीति ही होती, जातिवादी राजनीति होती। और आज तो माहौल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास भी कोई मुद्दा नहीं, कुछ बताने को नहीं है कि वो क्या करेंगे। एक 2047 का नाम दे देते हैं, 2047 को तक हम भारत को विकसित कर। अरे भाई, 5 साल में, 4 साल में, जब आपको चुनाव 5 साल के लिए जाता है, आप बोलते 2047 तक का है। ठीक है, आप लक्ष्य आगे तक का रखिए, 2047 में 2147 का रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो आज की संदर्भ में बात कीजिए ना। आज जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो भूखमरी है, जो हमारा इंटरनेशनल जीवन स्तर
अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर डाउन से डाउन होता जा रहा है, वहां आप बात नहीं करते। आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में कहाँ ठहरते हैं? आपके न्यूज चैनलों की रेपुटेशन ये है कि 166वां नंबर है आपका विश्व। तो इसी तरह आपके हर पैरामीटर्स में आप डाउन डाउन होते जा रहे हैं। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री का कल का ही बयान सुनिए कि विपक्ष हिंदुओं की शक्ति को खत्म करना चाहता है। क्या है भाई? चुनाव का समय है, इलेक्शन कमीशन मौन साधे बैठा है। अब आता हूं मैं हरियाणा की बात। ये तो कि मैंने राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रधानमंत्री एक तरह से नैरेटिव करते हैं, जिनके नाम पर जो है पूरा मीडिया जो है वो राष्ट्रगान शुरू कर देता है। चलिए भाई, अब जो है ये लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो धर्मपाल जी ये कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भारत की साख 2014 के बाद बनी है, उससे पहले तो कभी इस तरह की साख थी नहीं। आज दुनिया के बड़े से बड़े राष्ट्र के जो बड़े नेता है वो मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहते हैं, उनके साथ मिलना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं। भाई कब नहीं था ऐसा? क्या भारत निरपेक्ष देशों के का नेतृत्व नहीं करता था? क्या अमेरिका तब भारत को नहीं पूछता था? क्या रशिया उस वक्त हमारे साथ खड़ा नहीं होता था? चीन आज भी आंख दिखाता है, तब भी आंख दिखाता था। कौन सी रेपुटेशन बढ़ गई? आप लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं, चाइना को आज तक आप लाल आंखें नहीं दिखा पाए। अरुणाचल का 50 किलोमीटर का एरिया 50 किलोमीटर भीतर तक आ चुका बताया जा रहा है, वहां की रिपोर्ट है। तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हैं। आपका जो सुरक्षा सलाहकार है, आपका जो विदेश मंत्री है, वो कहता है कि हम चाइना से लड़ाई नहीं ले सकते क्योंकि चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अरे इकोनॉमी है तो क्या कह रहे हैं भाई? आप एक स्वयं ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, आपको क्या बोलना ये भी नहीं पता। अरे विदेश मंत्री हैं, आप कहते हैं कि चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो ऐसी बातें हो रही हैं। प्रदीप जी, आप मुझे बताइए, रेल इंजन के पहिए क्या पहले हिंदुस्तान में नहीं बनते थे? आज रेल के इंजन भी जो है, रेल के पहिए, बहुत छोटी चीज है रेल के पहिए, वो भी चाइना के आयात किए जा रहे हैं। अब ये बताइए, जब हम रेल के पहिए भी नहीं बना सकते तो हम कौन सा मेक इन इंडिया कर रहे हैं? तो वाले बहुत है अगर वहां जाएंगे तो। लेकिन टॉपिक हमारा आज का हरियाणा जातिवाद का है, इसलिए मैं केवल प्रधानमंत्री का तो मैंने केवल एक उदाहरण रखा है जी कि किस तरह का बयान और किस तरह का नैरेटिव वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में जातिवादी पॉलिटिक्स हमेशा से होती आई है और अब और ज्यादा हो रही है। और पिछले 10 साल से तो जातिवाद की इंतहा कर दी गई है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जातिवाद के आधार पर हरियाणवी समाज में जो खाई पैदा की है, 35-1 की खाई बनाई है, हिंदू मुस्लिम की खाई बनाई है, क्या करेंगे भाई? जातिवाद के अलावा क्या है? आप उम्मीदवार का चयन जाति के आधार पर करते हैं, आप नौकरियां जाति के आधार पर देते हैं। अब कहाँ आपका जातिवाद नहीं है? आप वोट भी जाति के आधार पर देंगे और मांगते भी जाति के आधार पे हैं। मुझे तो ऐसा पता लगा कि एक कैंडिडेट जिसकी जाति हम कभी नहीं जानते थे, लेकिन चुनाव में उतरा तो पता लगा कि पंडित जी है। वो जी ऐसे बहुत सारे हैं जिनकी जाति का आमतौर पे पत्रकार नहीं पूछता है कि किस जाति का है, लेकिन जब पता लगता है अचानक से, यार ये क्या, ये भी पंडित जी हो गया या ये भी पिछड़ा हो गया। और प्रधानमंत्री लगातार पिछड़ी की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं। 2014 से 2012 से पहले से उन्होंने पिछड़े 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 अपने आप को पिछड़ा बताने की है। और जबकि वो पिछड़े तब बने थे जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे, तब उन्होंने अपनी जाति को पिछड़ों में शामिल किया था। तो ऐसी जो कहानियां बना करके पेश की जाती हैं, वो कहानियां जो है वो हरियाणा में भी चल रही है और आज और ज्यादा चल रही है। जातीय आधार पर मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री बदला जाता है, जातीय आधार पर मंत्रिमंडल का गठन होता है और जातीय आधार पर ही सारे काम होते हैं, मुद्दे तमाम गौण हो जाते हैं। इसीलिए जातीय आधार को लेकर के तमाम पार्टियां कोशिश करते हैं कि जातीय आधार को ही आगे बढ़ाया। इस जाति के वोट मेरे, महेंद्र जी 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 नवाज। हालांकि मुख्यमंत्री बदले गए, सरकार की ओर से या पार्टियों की ओर से तो कभी नहीं कहा जाता है कि जाति के आधार पे हम लोग समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं।
ये जो नया मंत्रिमंडल बना है, जो कल विस्तार हुआ है और 12 तारीख को 5 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री समेत शपथ ली थी, उसमें कुल मिला लिया जाए तो 13 मंत्री हैं, जिनमें से 3 जाट हैं, 2 वैश्य या बनिया समुदाय से आते हैं, 2 पंजाबी और 2 एससी समुदाय से आते हैं, 1 राजपूत, 1 ब्राह्मण और 2 बैकवर्ड समुदाय से आते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सोना से विधायक है संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी के, उनको एक मतलब कट्टर हिंदू नेता के तौर पे भी जाना जाता है, गोरक्षा दलों से वो जुड़े रहे हैं। और इसको इस तरह से, जिस तरह से खबरें आ रही है और जिस तरह से हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इस तरह मान के चल रहे हैं कि कम से कम मेवात, तावड़ू, सोना, ये जो एरिया है, यहाँ पे एक ध्रुवीकरण के लिए इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो क्या कांग्रेस के पास, क्या इंडियन नेशनल लोकदल के पास, क्या दूसरी पार्टियों के पास मुद्दे नहीं है? जननायक जनता पार्टी का तो अभी पता ही नहीं चल रहा है कि वो इलेक्शन में आएगी या नहीं आएगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी या नहीं रहेगी, कैसे वो इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है कि ये फ्रेंडली गठबंधन टूटा है और ये फ्रेंडली मैच है, नूरा कुश्ती टाइप का एक आरोप लगाया गया है। तो ये अगर मुद्दे हैं भी कांग्रेस के पास, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोगों तक पहुंचाने में अभी पूरी तरह नाकाम रही है, इसीलिए राजकुमार सैनी जैसे लोग कांग्रेस को अप्रोच कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता उनको गुलदस्ता भेंट करके जो है वो पार्टी में एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका विरोध भी किया, बताया जा रहा है कांग्रेस में शामिल किए जाने का। प्रभाष जी, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ जी अगर आप देखेंगे 2014 से पहले अगर पेट्रोल का रेट 2 रुपए बढ़ता था तो राजनीतिक दलों की चूल्हे हिला करती थी। जी स्मृति ईरानी है या हरियाणा का माने तो अब अनिल विज है, ये कपड़े उतार के ओपी धनखड़ है, तो ये नगर प्रदर्शन किया करते थे। तो गैस सिलेंडर का रेट 25 रुपए पड़ता था तो हंगामा खड़ा हो जाता था। आपने सुना है कि गैस सिलेंडर 1100 रुपए पहुंच गया, कहीं आंदोलन हुआ हो? आपने सुना कभी कि तेल 100 रुपए लीटर हो गया, किसी ने सड़क रोकी हो जी या किसी ने आंदोलन किया हो? कांग्रेस ने आंदोलन के नाम पर महज खानापूर्ति की, प्रदर्शन किया, डीसी को ज्ञापन दिया, इतिश्री, इसके अलावा कुछ नहीं। असल में अगर व्यवस्था को देखेंगे तो कांग्रेस लगातार सत्ता में रहने के कारण सत्ता भोगी जो कांग्रेस नेताओं का कल्चर है वो हो गया है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो नए कार्यकर्ता बना ही नहीं रही है, जिसके पास कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, उसके पास कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, जी तो नए कार्यकर्ता है नहीं, आ ही नहीं रहे हैं, और बड़े जो नेता हैं वो महज खाना पूर्ति कर रहे हैं, इसलिए मुद्दों से हट रहा है चुनाव। अगर कांग्रेस इन मुद्दों को भुनाए रखती तो ऐसा कतई नहीं होता कि 2047 का समय देकर के मोदी चुनाव मैदान में कूद जाते। जी कौन नहीं जानता कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी होने वाली थी? और ये नारा भी 2019 के इलेक्शन से पहले दिया गया था। पहले दिया गया था। जी कौन नहीं जानता कि 2024 में सबको घर मिलने वाला था, घर किसी के सिर पे छत होने वाली थी। आपने एक विज्ञापन देखा होगा 3 दिन पहले अखबार में प्रकाशित हुआ कि 4 करोड़ उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ शौचालय बना दिए गए हैं। जी सार्वजनिक शौचालय या आम आदमी के घरों में जो शौचालय बनाए गए हैं उनकी तादाद उन लोगों ने लिख दी 4 करोड़ समथिंग, 3 लाख के आसपास था वो आंकड़ा। अब कोई पूछने वाला हो कि जिस 22 प्रदेश की करोड़ आबादी टोटल 32 करोड़ है, हाँ तो 32 वहां करोड़ पे माफ 4 कीजिए। करोड़ शौचालय बना दिए। एक शौचालय के ऊपर सरकारी जो डाटा है वो 6 लोगों को काउंट करता है। जी पहले शौचालय थे ही नहीं। जो अर्बन एरिया है उसको भी काउंट कर लें तो पूरा यूपी तो 4 करोड़ शौचालय में ही पूरा हो गया। जी तो पहले लोग कहाँ जाते थे? लेकिन ना तो कांग्रेस ने कंट्राडिक्ट किया, किसी ने कंट्राडिक्ट ही नहीं किया उस आंकड़े को। हरियाणा सरकार लगातार बोलती रही कि गरीबों के लिए 1,10,000 घर तैयार हैं, दिए जाएंगे। खट्टर साहब लगातार ये कहते रहे कि 1,10,000 घर गरीबों को देंगे। किसको घर मिला? लेकिन विपक्ष की व्यवस्था इतनी लुंजबुंज है, विपक्ष असल में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा पा रही, और ये कांग्रेस की विडंबना है। राहुल ये जो गांधी गारंटियां लगातार दी गई है महेंद्र जी, मोदी जी की भी गारंटी है, महिला सुरक्षा को लेके, किसानों को लेके, हर एक गारंटी मोदी जी की ओर से दी गई है। दूसरी ओर गारंटी राहुल गांधी की ओर से दी जा रही है कि
आते ही सबको रोजगार दिया जाएगा, एक पहली नौकरी पक्की नौकरी के तौर पे होगी, कम से कम स्टाइफंड या जो भी उनको एक एक निश्चित राशि मिलेगी। उसके अलावा अग्निवीर हटा देंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी है, किसानों के लिए एमएसपी का कानून लेके आएंगे। लेकिन वजह क्या है कि कांग्रेस क्या इतनी बड़ी घोषणाओं को भी लोगों तक पहुंचाने में, जबकि कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा, नाकामयाब रही है। नाकाम है। असल में कांग्रेस का जो कल्चर है वो कहते हैं ना कि ड्राइंग रूम कल्चर जिसका बोलते हैं, जी कांग्रेस उसमें पली ढली है। कांग्रेस लगातार सत्ता में रहने के कारण कांग्रेस का जो नेता है, कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है, वो केवल वहीं तक सीमित है कि प्रेस नोट जारी कर देना। कभी आपने देखा है कि पिछले 9 साल में हरियाणा में भी कौन सा कांग्रेसी नेता सड़क पे है? क्योंकि जी वो कल्चर उन लोगों ने मुद्दों को उठाने की जहमत ही नहीं उठाई। कितनी महंगाई होती रही, हम बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 हो गया। कौन से कांग्रेस नेता ने इसके लिए आंदोलन किया? जो लोग आंदोलन करते रहे वो पिटते रहे, कांग्रेस वाले पीछे खड़ा तमाशा देखते रहे, केवल प्रेस नोट जारी करते रहे। जी तो जितना मुद्दों से चुनाव को भटकाने का काम सत्ता पक्ष ने किया, उतना ही विपक्ष ने भी किया। विपक्ष ने कतई ऐसा काम नहीं किया कि मुद्दों पे टिका जाए। विपक्ष केवल यही कहता रहता है कि ये हो रहा है, हो रहा है। अरे आप सड़क पे तो आओ, कभी आंदोलन तो करो। किसी ने आंदोलन नहीं किया। और सत्ता पक्ष के प्रभावी होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि विपक्ष की भूमिका कांग्रेस नहीं निभा पा रही। हरियाणा में ही हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ बोलते हैं, कुमारी शैलजा कुछ बोल देती हैं, अगले दिन किरण चौधरी का बयान कुछ और आ जाता है। तो ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि इलेक्शन मुद्दों से भटक गया है, इलेक्शन मुद्दों पे है ही नहीं। इलेक्शन केवल जातिगत होके रह गया है। अगर आप इलेक्शन को देखोगे तो किसी भी कंस्टिट्युएंसी में दो कंस्टिट्युएंसी अंबाला और सिरसा को छोड़ दें, क्योंकि वो दोनों सीटें आरक्षित हैं। और जी आरक्षित में भी ये एससी की कौन सी कैटेगरी को लाया जाए, ये प्रयास किया जाता है। आप सोनीपत में देख लें, ब्राह्मण चेहरे को उतारा जाएगा। भाजपा ने ब्राह्मण को उतारा, ब्राह्मणों के वोट ले लिए हैं। तो किसी भी सीट पे चले जाओ आप, कुरुक्षेत्र में सैनी उतारा आएगा या फिर वैश्य समाज से आएगा क्योंकि उनके वोट ज्यादा हैं। करनाल में पंजाबी आएगा क्योंकि पंजाबी समाज के वोट ज्यादा हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना है हमारे सामने, क्योंकि जब तक हम लोग मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब तक हम विकास के बारे में नहीं सोच सकते। जब धनखड़ जी, एक प्रधानमंत्री ये एक कहते एक हैं कि बड़ा हाँ, बड़ा गंभीर सवाल आपसे ये है कि आप करीब 40 साल से 4 दशकों से राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हरियाणा की राजनीति का तो कोई पहलू ऐसा नहीं है जो आपसे अछूता या छिपा हुआ हो। आखिरी बार मुद्दों पे इलेक्शन कब हुए थे हरियाणा में? जब जब जाति और धर्म और सब कुछ एक तरफ रख के केवल मुद्दों पे। मुझे तो, मैं पिछले करीब 25 साल से इस। बल्कि आपको मैं बताऊं, मुद्दों पे 1970 के गठन के बाद पंडित भगवत दयाल जी को कमान सौंपी गई थी। यही जी सोच के सौंपी गई थी कि ब्राह्मण ज्यादा है। जी आप सोचोगे तो ये कास्टिज्म की जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी हैं हमारी कि हम उससे निकल ही नहीं पा रहे। अगर निकलने की, युवा निकलने की कोशिश भी करता है तो ये पॉलिटिकल लोग निकलने नहीं देंगे। जब बात आती है कि बिरादरी की, कि वो उस बिरादरी से है, वो उस बिरादरी से है, तो पॉलिटिशियन जो है कि उसको बहुत बेनिफिट है इसमें। पॉलिटिकल लोगों का इसमें फायदा है, क्योंकि जब तक जातिगत में उलझे रहेंगे तो कोई नौकरी नहीं मांगेगा, हाँ, कोई जात की रोजगार नहीं राजनीति जब मांगेगा। तक करते रहेंगे तो कोई नौकरी नहीं मांगेगा। हाँ, धर्मपाल जी, किसी मेरा को सवाल नौकरी की जरूरत आप नहीं। आपसे यही है कि क्या हरियाणा ये में मुद्दों पर राजनीति हो सकती है कभी? आप इतने लंबे समय से, 40 साल आपने पत्रकारिता की है हरियाणा में। प्रदीप, मैं जो बात कर रहा हूँ, जी 1985 में चौधरी देवीलाल ने जो है वो SYL का आंदोलन छेड़ा था, वो मुद्दों की राजनीति। जी और वो ऐसा SYL के आंदोलन को लेकर के चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री भी बने, उनके बेटे भी मुख्यमंत्री बने, और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक बने। लेकिन पानी की एक बूंद नहीं आ पाई। ये तो यहाँ मुद्दों का हासिल रहा है। आखिरी चुनाव जो मुद्दों पर मैंने देखा था वो 1996 का चुनाव था, जब बंसीलाल जी ने शराबबंदी। शराबबंदी और जी विकास को लेकर के चुनाव लड़ा था, और उसमें भाजपा भी शामिल थी उनके साथ, और सरकार बनी। और वो उसी शराबबंदी के मुद्दे पर ही गिरी थी।
जी और शराबखोर मतलब बिक रही थी, अवैध बिक रही थी, नहीं रोक पा रहे थे, तमाम कारण थे। तो मैं ये कहता हूँ कि उसके बाद कोई चुनाव जो है वो ढंग से मुद्दों पर नहीं लड़ा गया। अगर मुद्दों पर आखिरी चुनाव हरियाणा का कहें तो 1996 का चुनाव कह सकते हैं, जो मुद्दों पर लड़ा गया था। और टिकटों का वितरण तो हो सकता है वहां भी जो है वो जातीय जनगणना और वो सब आंकड़ों के हिसाब से करके दिए गए हों, ये हमेशा से होता है। हाँ, लेकिन देश में भी मुद्दों आखिरी लोकसभा चुनाव मुद्दों पे मेरे ख्याल में 89 में ही लड़ा गया था, जब बोफोर्स का मुद्दा उठाया गया था राजीव गांधी के खिलाफ, वीपी सिंह लेके आए थे। और भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो जी 2014 में उठाया गया था। और भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना जबरदस्त था उस वक्त, अन्ना आंदोलन हुआ, रामदेव ने भी आंदोलन का नाम लिया, अपना उंगली कटा के शहीदों में दाखिल हुए थे। तो लेकिन अन्ना के आंदोलन का क्या हुआ, क्या हासिल नहीं? अन्ना के आंदोलन का पूरा बेनिफिट आरएसएस और बीजेपी की तरफ है। और लेकिन उसके बाद धनखड़ जी, अन्ना खुद आज की अपनी इस चर्चा से, जैसे आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, नतीजा ये निकाला जा सकता है कि लोग अगर नेता अगर मुद्दों की राजनीति करते हैं तो लोग सिर माथे पे बिठाते हैं, और अगर मुद्दे उनकी समझ में आ जाते हैं तो कोई भी सरकार उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं। जनता को अगर मुद्दे समझ आ जाए और मुद्दों पे अगर आंदोलन किया जाए, जैसे कि अभी महेंद्र जी बता रहे थे कि पिछले 5 साल में, 5 साल नहीं पूरे 10 साल में एक बार भी कांग्रेस ने हिम्मत करके सड़क पे उतरने का काम नहीं किया। क्या कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिस पर कांग्रेस आंदोलन कर सके? मुद्दे थे और आज भी है। लेकिन एकजुट होकर के कांग्रेस, पहली बात तो अपना संगठनात्मक ढांचा खत्म हो चुका है। कांग्रेस सेवा दल का नाम का एक संगठन होता था, वो दम तोड़ चुका है। कहाँ है, चिंता है भी कि नहीं, आज तक हमें कोई जानकारी नहीं है। युवा कांग्रेस के नाम पे कुछ नहीं है। और कांग्रेस की कार्यकारिणी या जिला स्तर पे भी प्रधान तक नियुक्त नहीं किए जा रहे, तो ऐसे कौन सा संगठन है? और अब कांग्रेस को ही दोष दे, इनेलो क्या कर रही थी भाई? वो भी अगर पांच पांच साल से सड़क पे रहते तो क्या होता? उनकी पार्टी का जनाधार बनता और मुद्दों को लेकर के वो सड़क पर उतरते। लेकिन नहीं, किसी भी राजनीतिक दल ने मुद्दों पर लेकर सड़क पर नहीं उतरे। और राजकुमार सैनी का अभी जिक्र कर रही थी आप, राजकुमार सैनी नाम का जीव भारतीय जनता पार्टी का सांसद होते हुए भारतीय जनता पार्टी की सतह पर और दुष्प्रचार जातिवाद का कर रहे थे, जातीय जहर उगल रहे थे। और तब भारतीय जनता पार्टी तालियां पीट रही थी। और जैसे ही उसका समय समाप्त हुआ, उसको बाहर निकाल के एक तरफ कर दिया और वो बैठ गया आराम से। अब कांग्रेस की तरफ झपकियां पा रहे हैं। अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कांग्रेस में राजकुमार सैनी जाता है तो कांग्रेस की पूरे प्रदेश में 15 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। ये मैं लिख के दे सकता हूं जी क्योंकि उस आदमी ने इतना जहर उगला है। अगर कहीं भी फिर बचा कहाँ? भारतीय जनता पार्टी तो जहर फैलवा ही रही थी, कांग्रेस भी वही कर रही है। एक जहरवादी नेता को अपने साथ अगर मिला लेती है तो क्या निकलेगा उसमें? मैं यही कहना चाहता हूं कि ये नेता जो हैं ये केवल कुर्सी देखते हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा जन समूह जो है वो राजकुमार सैनी के पीछे है। अगर वो इतना बड़ा नेता है और उसके पीछे बहुत बड़ा जन समूह है, तो जन समर्थन है, वो अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ देता भाई? उसकी पार्टी है, लड़ रहा है। पिछला चुनाव लड़ा था, कितने बड़े वोट आए थे? शायद मेरा ख्याल आदमपुर से जितने 247 के बाहर से धनखड़ होंगी। आदमपुर में उसकी पार्टी को 247 वोट मिले थे आदमपुर हाँ तो उपचुनाव में। तो वही तो कह रहा हूँ कि उसके पीछे आधार कहाँ है, लेकिन जनता महेंद्र जी, कहाँ है? सवाल ये है, मुद्दे मुद्दे सिर्फ विपक्षी पार्टी के पास हो ये भी तो जरूरी नहीं है। सत्ता में जो नहीं पार्टी नहीं, बैठी है उसने जो काम करवाए हैं उन कामों को लेके भी तो वो जनता के बीच जा सकती है। और ये भी हो सकता है कि जनता को वही मुद्दे पसंद आ रहे हो जो विकास के, या भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि
हमने पीपीपी बनाया, परिवार पहचान पत्र या आरोग्य जो वो कार्ड बने हैं उनके लिए, का या तो घर एक काम आयुष्मान कार्ड। या घर दिए हैं। तो तो मुद्दे तो सत्ताधारी दल के पास भी होते ही है। पार्टी को लेकर के अगर कांग्रेस नवाज जी, मैं आपको एक सीधी सरल बात बताता हूँ। कोई भी पार्टी खड़ा कर देती है, आज भी खड़ा कर दे, तो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के सारा देश, पूरा प्रदेश जो है वो लाइनों में लगा के खड़ा कर रखा है, और गलती कंपनी ने की है, और भुगतान जो है जनता कर रही है, जनता से पैसे वसूले जाते हैं आईडी ठीक करने के। ये देखिए जरा, और ये तो मनोहर लाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसको लेकर के वो देश विदेश सब जगह जाना चाहते हैं कि हमने प्रॉपर्टी आईडी बनाई। प्रॉपर्टी आईडी केवल टैक्स वसूली का एक धंधा बनाया है, सरकार की इनकम बढ़ाने का एक धंधा बनाया है, और जनता को लाइनों में खड़ा कर दिया है, और कुछ नहीं है। यही सब हो रहा है प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे। एक भी प्रॉपर्टी आईडी, यानी 99% नहीं, 99.9% जो है ना वो गलत है। एक भी आईडी सही नहीं बनी, और आज सारा हरियाणा जो है वो चाहे गांव के लोग हो चाहे शहर के लोग हो, सब प्रॉपर्टी आईडी की लाइन में लगे हुए हैं। अब ये तो हालत जो है खट्टर साहब ने कर रखी थी, अब सैनी साहब क्या करेंगे कुछ नहीं पता। रहा पीपीपी, पीपीपी एक अच्छी चीज साबित हो सकती है। मैं कहता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा कहता है पीपीपी खत्म कर देंगे। पीपीपी खत्म नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि और पोर्टल को भी खत्म नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इनको सुदृढ़ किया जाना चाहिए, इनको सही और सरल बनाया जाना चाहिए, ताकि लोगों को इसका फायदा ऑटोमेटिकली मिल सके। ये अच्छी चीज खट्टर ने शुरू की थी, लेकिन ये बुरी साबित हो रही है, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका रख रखाव, जो सर्वर रखा है कंपनी का, और जो जिन कंपनियों को रख रखाव का ठेका दिया है वो गड़बड़ है। उसको सुधारने की जरूरत है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि अब कदम पीछे नहीं हटना चाहिए, नहीं, कदम आगे बढ़ना चाहिए। मेरा सवाल महेंद्र जी से ये है कि महेंद्र जी, राजनीतिक दलों के, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, एक बात तो जो धनखड़ जी ने कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उस पे विचार किया जाना चाहिए कि जनता केवल मुद्दों पे, अगर कोई पार्टी मैदान में उतरती है, चाहे सत्ताधारी दल है चाहे विपक्ष है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर जो सरकार में है उसने अच्छे काम किए हैं तो उसको दोबारा लाया भी जाता है, और लेके भी आइए। 2 बार हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। तो मुद्दे जनता की समझ में आने चाहिए, लेकिन क्या मुद्दे पहुंचाने से पहले जातियां देखी जाती है? मुद्दे फिर बाद बाद का विषय बन जाता है? ये मेरा सवाल है महेंद्र जी आपसे। नवाज जी, मुद्दे तभी होते हैं जब विपक्ष अग्रेसिव हो, विपक्ष उन मुद्दों को उठाए। सत्ता पक्ष का हमेशा ही ये रोल रहता है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जी वो केवल वही प्रचार करते हैं जो उससे उनको बेनिफिट है। भाजपा जमकर प्रचार कर रही है, हम उन्हीं को लाएंगे जो राम को लाए। आप लगातार सुन रहे होंगे, क्योंकि वो कतई नहीं कहते कि हमने 2022 में किसान की आय दुगनी करने की बात की थी। आपने सुना? जी 2024 में सबको छत देने की बात की थी, ये सत्ता पक्ष नहीं कह रहा है, ना ही विपक्ष कह रहा है। तो सत्ता पक्ष केवल वही करेगा जो उसके बेनिफिट में है। वो केवल यही कहता है कि पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है भारत की। अब कौन कहेगा कि भैया अमेरिका में तो, अमेरिका की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए मनमोहन सिंह के योगदान को वो याद करते हैं आज भी। जब लेमेक गिरा था तो मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह का योगदान था जी, अमेरिका की दो अर्थव्यवस्था को 2009 सुधारने के लिए। वो नौ लोग में आज जो भी इस जो बात पे बदनाम रिसेशन करते हैं। आया था उसमें भारत पूरी हाँ तरह खड़ा रहा था, बाकी देशों की अर्थव्यवस्था जी, धड़ाम हुई थी। जी लड़ाई हुई थी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरदार मनमोहन सिंह ने उनको गाइड किया था कि ऐसे सुधारा जा सकता है इसको। उस बात को कौन भूल सकता है? इटली के 2 राजदूतों को बुलाने के लिए सरदार मनमोहन सिंह ने बकायदा कहा था कि अगर दोनों राजदूत, राजनयिक इंडिया को नहीं सौंपे जाएंगे तो हम इटली से कोई संबंध नहीं रखेंगे। 48 घंटे में ही इंडिया में आ गए थे। हमारे पास, हम आज तक नहीं ला पाए विजय माल्या को। 9 साल हो गए हैं कहते हुए कि विजय माल्या आ रहे हैं। कितने लोग बैंकों का पैसा लेके भाग गए, किसी को ला पाए? काला धन आना था, कहाँ है? कोई काला धन आया? हर आदमी को हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, किसको मिला? सरकार सदन में जी खुद बोलती है कि हमने 9 लाख लोगों म- को रोजगार दिया 9 साल में। मुझे लगता है आज की यह चर्चा बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है, और जो हमारे दर्शक इस चर्चा को सुन रहे या देख रहे हैं उनको कमेंट करके जरूर बताना चाहिए
दो बेहद वरिष्ठ पत्रकारों ने मुद्दों को लेके, जातीय समीकरणों को लेके किस तरह चुनाव में उतरा जाता है, उन पे चर्चा की है। आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो कमेंट करिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।